हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था और आज दूसरी क्लास है, ठीक है। तो आपको पहले से ही लग जाना है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में अगर पेपर 2 की मैं बात करूं तो आपको पता है कि कितना कम रिजल्ट बन रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि सीटेट सबको लगता है कि आसान है, ठीक है। उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट के सवाल आते हैं और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार देना पड़ जाएगा। ऐसा है कि एक ही बार में ऐसी तैयारी करिए कि एक ही बार में निकल जाए और फिर आप नौकरी के लिए अपना जो फॉर्म आता है उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री को हम दो तरीके से समझते हैं, यानी कि दो दो ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम हिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है लिटरेरी स्रोत। जिसमें पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने समझा था कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, यानी कि खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं, ठीक है। जो खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, जैसे अभिलेख, क्वाइंस, सिक्के और सारी जो वस्तुएं हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई, उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक। और लिटरेरी स्रोत स्रोत क्या होता है? जो बुक इस फॉर्म में हो, जो बुक के फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत पर और एक एक करके इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभिलेख की बात करें, अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख यानी कि राजाओं के आदेश। क्या होता है? राजाओं के आदेश, यानी आर्डर्स ऑफ किंग, ठीक। अभिलेख लिखे जाते हैं, ठीक है। अभिलेख जो लिखे जाते हैं वो पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, ठीक है। भाई, पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि उस समय कागज नहीं था। तो ऐसे चीजों पर लिखा जाता था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पत्थर और धातु पर लिखा जाता था, जो कि एक कठोर सतह पर इस पे छेनी हथौड़ी से क्या किया जाता था? उत्कीर्ण किया जाता था, इस पर उबेरा जाता था, ठीक है। इनग्रेव किया जाता था इस पर, ठीक। तो अभिलेख क्या होता था? अभिलेख राजाओं के आदेश होते थे, ठीक है। दूसरी बात, ये पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखा जाता था। उसके बाद राजा के आदेश तो होते ही होते थे, उसके बाद से जो इसमें इंपॉर्टेंट रानियां होती थी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के द्वारा भी लिखे जाते थे अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेखों से हमें क्या जानकारियां प्राप्त चलती थी, ठीक है। तो अभिलेखों से हमें, अभिलेख से महत्वपूर्ण कार्यों की, ठीक है, युद्धों इत्यादि की जानकारी हमें मिलती थी। राजा जो होता था वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाता था, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस किसके लिए लिखवाता होगा? भाई, जनता के लिए लिखवाता होगा। राजा और जनता के बीच में अगर बातचीत करने का एक ही माध्यम है, वो इंस्क्रिप्शन है। जैसे आप देखोगे कि अशोक समय समय पर क्या करता है? इंस्क्रिप्शंस लिखवाता है। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल दे रखा है इंस्क्रिप्शंस का, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है कांधार अभिलेख, जो अफगानिस्तान से हमें देखने को मिला, ठीक है। जो कांधार अभिलेख है, इसको लगभग आज यानी कि वर्तमान से 2250 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ठीक। जो अशोक के अभिलेख थे, तो जो अभिलेख था उस अभिलेख की लिपि और भाषा भी थी, ठीक है। तो इसकी लिपि क्या थी और इसकी भाषा क्या था? तो कांधार अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था, ठीक है, जो इसकी जो भाषा था, इसकी जो भाषा थी, ठीक है, कौन सी भाषा थी? तो ये ग्रीक और एरामाइक भाषा में लिखा गया, ठीक है। और अगर हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करें, उसके अभिलेखों की बात करें, तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्रकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अशोक किससे इंटरेक्शन करना चाहता है, किससे बातचीत करना चाहता है? तो आम जनता से। तो वो उस समय की जो भाषा हुआ करती थी, क्या होती थी? आम, यानी कि प्रकृत भाषा। प्रकृत भाषा मतलब आम बोलचाल की जो भाषा, तभी तो
वो जो आम जनता है उससे बातचीत कर पाएगा। ठीक है, तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक, दूसरी बात अगर हम समझते हैं लिपि, एक चीज और मैं बता दूं आपको, लिपि क्या होता है। लिपि, ठीक है, लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि होता है यानी कि लिखने का तरीका। क्या होता है? लिखने का तरीका, यानी कि मेथड ऑफ राइटिंग होता है। क्या होता है? मेथड ऑफ राइटिंग। ठीक है, दूसरी बात हम समझते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति राजा के प्रशंसा में लिखे जाते थे। ठीक है, यानी कि राजा के प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता था? अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, प्रशस्ति भी कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे हम कहें लाइक पत्थर, धातु जैसे कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, जिस तरीके से आपने देखा अभिलेख। लेकिन अभिलेख और प्रशस्ति में क्या डिफरेंस है भाई? ये भी कठोर सतह पर लिखा जा रहा है और ये भी कठोर सतह और धातु जैसी वस्तुओं पर लिखा जा रहा है। कारण ये, इसमें डिफरेंस ये कि ये अभिलेख जो है ये आर्डर है। ठीक है, ये आर्डर है, एक क्रम में लिखा जा रहा है। और प्रशस्ति जो है, ये प्रशस्ति राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं, इसका कोई आर्डर नहीं है। ठीक है, ये भी कठोर सतह पर लिखा जा रहा है, यानी कि कठोर सतह पर लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गया। ठीक, अब जब राजा की प्रशंसा में लिखा जा रहा है तो भाई लिखेगा कौन? जो राजा का कोर्ट पोएट होगा, जो दरबारी कवि होगा, लेखक होगा, वो राजा की प्रशंसा में बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, जिससे उन्हें उपहार मिलता था। ठीक है, तो राजा के बारे में तो लिखते ही लिखते थे, उनके जो पूर्वज होते थे उनके बारे में भी लिखते थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्रशस्तियों की बात करें तो उससे, प्रशस्तियों से हमें राजाओं के वंश की भी जानकारी मिलती है। भाई जो लेखक और कवि हुआ करते थे वो इनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा करते थे ताकि उपहार मिल सके अच्छा से अच्छा। तो अगर हम प्रशस्ति की बात करें तो हम पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया, ठीक है, किसने लिखा? समुद्रगुप्त द्वारा। मतलब ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो गुप्त वंश से संबंधित था। सॉरी, और इसके जो लेखक थे प्रयाग प्रशस्ति के, वो कौन था? वो हरिसेन था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों की जानकारी प्राप्त होती है, उसके विजय अभियानों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अभिलेख बताया और प्रशस्ति बताया। हमने प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम समझेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपियों के बारे में समझेंगे। अगर मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेनू का मतलब अगर इसे ब्रेक करें हम, ठीक है, तो मेनू जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड रिटेन, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब, स्क्रिप्ट का मतलब लिखावट, और मेनू का मतलब क्या होता है? हैंड रिटेन, यानी हाथ से लिखा गया। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था, ठीक है, वो हाथ से लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट किससे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। तो सवाल ये बनता है लिखा किस पर जाता था? लिखा किस पर जाता था? तो पेड़ के पत्तों पर, वृक्ष के छाल पर। ठीक है, पेड़ के पत्तों पर और वृक्ष के छाल पर लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक, अब हम बात कर लेंगे, देख लेंगे इसमें। तो जैसे एक भोजपत्र होता था, ठीक है, ये क्या होता था? एक भोजपत्र होता था, इस पर लिखा जाता था। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, और भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था, जो हिमालयी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता था। ठीक है, कहाँ मिलता था? हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता था। ठीक, फिर आगे हम समझते हैं कि जो पांडुलिपियां थी, इसके विषय के बारे में अगर हम बात करें कि इसके विषय क्या थे। ठीक है, किस विषय में लिखा जाता था?
पांडुलिपियां, ठीक है। तो जो पांडुलिपियां था, जो पांडुलिपियां थी, ये धार्मिक मान्यताओं, ये यानी कि उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थी इसके विषय में लिखा गया। उसके बाद राजाओं के जीवन के विषय में भी लिखा गया। विज्ञान और औषधि से संबंधित जो जानकारियां थी इसके विषय में भी लिखा गया, जैसे महाकाव्य, ठीक है, कविताएं, नाटक, इन विषयों पर भी लिखा गया, ठीक है। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो भाषा था, इसकी जो भाषा थी वो भाषा कौन कौन सी थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, संस्कृत है, प्राकृत है और तमिल है, ठीक है। तो जैसा इंफॉर्मेशन देना होता होगा उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट अगर आम जनता के लिए लिखी जा रही होगी तो वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, और एलिट क्लास के अगर लोगों के लिए लिखा जा रहा हो तो जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा, ठीक है। तो 3 भाषाओं में हमें पांडुलिपियां देखने को मिली, ठीक है, ठीक। अगर हम आगे देखें तो ज्यादातर जो पांडुलिपियां हमें देखने को मिली, ठीक है, ये पांडुलिपियों को स्टोर करके रखा कहाँ जाता था, तो ज्यादातर जो पांडुलिपियां थी वे हमें मंदिरों और बिहारों से मिली। कहाँ से? मंदिर और बिहारों से मिली, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें हम क्या समझेंगे, क्वाइंस, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, आर्कोलॉजिकल सोर्स हम देख रहे थे जिसमें हम अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त किए, प्रशस्ति के बारे में, और उसके बाद पांडुलिपि और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, क्वाइंस देखेंगे, ठीक है। क्वाइंस देखेंगे, क्वाइंस यानी सिक्के राजाओं द्वारा या महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा ये जारी किए जाते थे, ठीक है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि सिक्के जो है ये जारी कौन करेगा, या तो राजा जारी करेगा, या तो कोई ऐसी संस्था है वो जारी करेगी, ठीक है, या कोई और इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्का क्या बताता था, सिक्के राजा के उपलब्धियों के बारे में, उसके इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, उसके आर्थिक स्थिति के बारे में बताता था। सिक्का जारी वही करेगा जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो भाई उसके वैभव को बता रहा है, उसकी उपलब्धि को बता रहा है, उसकी रुचियों को बता रहा है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपने सुना होगा समुद्रगुप्त ने, ठीक है, अपने सिक्कों पर अपने आप को क्या बीड़ा बजाते हुए दर्शाया है, ठीक है। तो वो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सिक्के से मिलती है। तो समुद्रगुप्त द्वारा क्या किया गया, समुद्रगुप्त द्वारा सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए खुद को दर्शाया गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी।